डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क का 7th एपिसोड अभी कुछ टाइम पहले आ चुका है। एंड जितने लोग ये एनीमे देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये सीजन अभी के टाइम 2 अपर डीमंस के ऊपर फोकस कर रहा है। इस सीरीज में दिखने वाले 2 अपर डीमंस हैं, अपर 4 और अपर 5। लेकिन जैसे जैसे तुम लोग सीजन को देखते जाओगे तो शुरुआत में तुम लोगों को ऐसा फील होगा कि जो अपर 4 है वो थोड़ा सा कमजोर है अपर 5 से। लेकिन फिर भी क्या रीजन है कि इस बंदे को अपर 4 बनाया गया और जो 5th नंबर पे है वो इसके नीचे है। तो वेल अपर 4 की जो पावर है, असली पावर्स, वो हम लोगों को शुरुआत में दिखाई नहीं गई। अभी हाल ही में 6th और 7th एपिसोड में अपर 4 की असली पावर्स हम लोगों को दिखाई गई हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि किबुत्सुजी के 4th किजुकी के बारे में। तो अपर मून 4, जिसको हानटेंगु के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो मेन सुपर पावर है वो है अपने क्लोन्स बनाना। लेकिन इसके क्लोन्स सेम इसी की तरह के नहीं होते, बल्कि इससे ज्यादा पावरफुल होते हैं। डीमन स्लेयर मांगा के अंदर हानटेंगु के कुछ 7 फॉर्म्स दिखाए गए हैं, जिनमें से 6 हम लोग एपिसोड 7 में देख चुके हैं। 4th ब्लड डीमन के अगर पहले फॉर्म की मैं बात करूं तो उसको हम लोग एपिसोड 1 से ही देखते आ रहे हैं। एंड सीरीज में उसको बुलाया गया है हानटेंगु, मतलब यही ओरिजिनल नाम है। इसकी पहली फॉर्म को कहते हैं हानटेंगु, जो कि हमेशा डरा डरा सा रहता है, और ये हानटेंगु कावर्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जो आगे के फॉर्म्स आते हैं वो भी अलग अलग इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ तक बात है हानटेंगु की, तो ये 4th ब्लड मून का ओरिजिनल टाइप है। हानटेंगु की जो ब्लड डीमन आर्ट है उसको इमोशनल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से ये डीमन अपने कई सारे क्लोन्स बना सकता है। इसके क्लोन्स अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो क्लोन्स होते हैं उनमें से हर एक क्लोन के पास सेम वैसी एबिलिटी होती है जो कि एक अपर डीमन के पास होती है, यानी कि अपर 4 के पास। हानटेंगु जो है वो हमेशा ही रोता रहता है, और उसके चेहरे पे तुम हमेशा डर को देख सकते हो, क्योंकि वो कावर्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी जितनी भी बाकी फॉर्म्स दिखाई गई हैं हम लोगों को इस एपिसोड में, उन सारों के इमोशंस के नाम उनकी जीभ के ऊपर लिखे हुए होते हैं। एंड इसके जो अगले इमोशंस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है सैकिडो, जो कि एंगर को रिप्रेजेंट करता है। सैकिडो के पास पावर है कि वो लाइटनिंग अटैक करता है, क्योंकि ये डीमन हमेशा ही गुस्से में होता है, तो गुस्से में होने की वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है। इसका जो अटैक है उसको कहा जाता है क्रेज्ड क्राई ऑफ थंडर डेथ। इसके पास कोई छड़ी टाइप की कुछ होती है जिसको स्टाफ कहते हैं, उसी की वजह से ये अपना थंडर अटैक करता है। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक काफी बड़े डीमन को भी पैरालाइज कर सकती है, जैसे कि नेज़्यू को। और अगर ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जमीन पे यूज कर रहा है तो वो काफी ज्यादा और पावरफुल हो जाती है। उसकी जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी की वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अटैक से जो इसका एनिमी होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस खो सकता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक अटैक करता है तो ये काफी सारे ओपोनेंट्स को एक साथ झटका दे सकता है। इसके बाद जो इसका दूसरा फॉर्म आता है वो है काराकू, दूसरा यानी कि तीसरा। जो इसका तीसरा फॉर्म है वो है काराकू, जो कि प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। काराकू भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है, और क्योंकि ये प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है इसकी वजह से ये काफी ज्यादा इजी गोइंग डीमन है, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ मारता नहीं है, ये उनको तड़पाता है, और जिसकी वजह से इसको मजे मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले तो एपिसोड में ये नेज़ुको से लड़ता हुआ नजर आया है, और जबकि इसके पास मौका था कि ये इजीली नेज़ुको को मार सकता है, लेकिन इसने उसको मारा नहीं, बल्कि इसने नेज़ुको को तड़पाया ताकि वो उसका आनंद उठा सके। अगर तुमने एपिसोड 7 देखा है तो अपने प्लेजर के चक्कर में काराकू आइजेत्सु से कहता है कि आइजेत्सु ज्ञानिया को छोड़ दे, ताकि काराकू ज्ञानिया से लड़ाई कर सके, क्योंकि ज्ञानिया जो है वो नेज़ुको से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है लड़ाई करने के मामले में, और उसको तड़पाने में काराकू को ज्यादा ही मजा आएगा। इसके पास एक तरह का फैन होता है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल विंड अटैक करता है, यानी कि काराकू के पास जो पावर है वो है हवा की, और ये जो अटैक करता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। जो मिस्ट हाशिरा है यानी मुइचिरो तोकितो, इसके एक अटैक की वजह से ही वो कहीं दूर जाके जंगल में गिर जाता है। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि ये डीमन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसका जो विंड अटैक है अगर वो जमीन पर यूज करता है तो इसके विंड अटैक के नीचे दबके को किसी नॉर्मल इंसान की हड्डियों का चूरमा तक बन सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस डीमन को प्लेजर पसंद है, इसीलिए ये लोगों को सीधा मारता नहीं है, ये पहले उनको तड़पाता है ताकि उनका आनंद उठा सके। इसके बाद जो नंबर 4 पे आता है वो है आइजेत्सु, जो कि सौरो को रिप्रेजेंट करता है। सौरो को रिप्रेजेंट करने की वजह से तुम जब आइजेत्सु को देखोगे तो वो तुमको काफी ज्यादा शरीफ सा दिखेगा, मासूम सा, लेकिन ये आदमी भी एक नंबर का कमीना है। इस डीमन के पास एक जुमोंजी यारी नाम का वेपन है, जो कि एक जापानीज स्पीयर है, जिसमें 2 छोटे ब्लेड लगे हुए हैं और एक बड़ा ब्लेड, जो कि त्रिशूल जैसा दिखता है अपने इंडिया में, लेकिन ये पूरा त्रिशूल से सिमिलर नहीं है, काफी ज्यादा अलग है। एंड ये इसी जापानीज स्पीयर से अपना हमला करता है। इसके बाद जो नंबर 5 पे आता है वो है उरोगी, जो कि जॉय को रिप्रेजेंट करता है। उरोगी जो है वो एक बर्ड टाइप का क्रिएचर है जो कि आसमान में उड़ सकता है इजीली। एंड ये आदमी, इस आदमी ने लिटरली तांजीरो को काफी ज्यादा परेशान किया था, क्योंकि इसके पास जो सुपर पावर है वो है साउंड स्क्रीम्स की। काफी ज्यादा सुपर
सुपरसोनिक काफी खतरनाक साउंड स्क्रीम ये अपने मुंह से निकाल सकता है, क्योंकि ये जॉय को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये डीमन बैटल में इंजॉय ज्यादा करता है और काफी ज्यादा जोक्स भी मारता है। एंड इसी की कुछ बातों की वजह से जो एंगर डीमन है सैकिडो, वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। इसकी जो साउंड स्क्रीम है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसकी साउंड स्क्रीम की वजह से तांजीरो के कानों से भी खून निकलने लगता है और उसकी नाक से भी। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक है इसका। इसके बाद जो इसकी सिक्स्थ फॉर्म आती है वो है उरामी, जो कि रेजेंटमेंट यानी कि निराशा को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये जो उरामी है उसके पास ज्यादा कुछ खास पावर्स नहीं है। उरामी तुम्हें हानटेंगु जैसा ही देखने को मिलेगा और इसके पास हानटेंगु जैसी ही पावर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये निराशा को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए ये उसकी तरह कायर नहीं है, ये छुपता नहीं घूमता, बल्कि इसके पास एक ही पावर है कि ये डीमन अपने साइज को ज्यादा बड़ा कर सकता है। एंड अपने साइज को बड़ा करने की वजह से जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है यानी कि हानटेंगु, उसको ये इजीली कहीं भी अपनी बॉडी में छुपा सकता है। मोस्टली तो ये अपने दिल में छुपाता है उसको। एंड क्योंकि ये साइज में ज्यादा बड़ा होता है तो इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड इसके बाद जो इसका 7th फॉर्म आता है वो है जोहाक्यूटन, जो कि हेटरेड को रिप्रेजेंट करता है। अब जो जोहाक्यूटन है वो इन सारे डीमंस में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एपिसोड 7 में हम लोग जान ही चुके हैं कि जोहाक्यूटन बना कैसे। जो एपिसोड 7 में हमें 4 डीमंस देखने को मिले थे, यानी कि सैकिडो, कारकू, उरोगी और आइजेत्सु, उन सबका कॉम्बिनेशन है जोहाक्यूटन। ये आदमी हेटरेड को रिप्रेजेंट करता है और इसके पास जो सुपर पावर है वो ये है कि ये लकड़ियों को जेनरेट कर सकता है और उनको मैनिपुलेट भी कर सकता है। मतलब अगर कभी तुम इसके साथ जंगल में लड़ रहे हो तो तुम हारने वाले हो, क्योंकि ये इंसान इजीली लकड़ियों को कुछ भी बना सकता है और उनसे तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। आई मीन ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाजा तुम लोग इसी चीज से लगा सकते हो कि जब ये डीमन बन रहा था, मतलब जो कि चारों फॉर्म थी डीमंस की, वो सारे जब एक साथ एक हो रहे थे तो इसकी परछाई ने ही तांजीरो को डरा दिया था पीछे से। एंड अभी इसकी जो मेन पावर्स हैं वो हम लोगों को सीरीज में देखने को नहीं मिली है, वो हमें इसके 8th एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो वेल यही थे इसके 7 टाइप्स। अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये जो मेन डीमन है अपर मून 4, इसको हराया कैसे जा सकता है। तो देखो हानटेंगु के तुम किसी भी अवतार यानी कि किसी भी टाइप को, किसी भी फॉर्म को काट दो, वो लोग रीजेनरेट हो जाएंगे। चाहे 1 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में या 1 घंटे में, कुछ ही टाइम बाद वो लोग रीजेनरेट हो जाएंगे और वापस से तुमसे लड़ने लग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इसको हराने का एक तरीका है और वो है इसकी ओरिजिनल फॉर्म हानटेंगु। अब एपिसोड 7 में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही तांजीरो हानटेंगु का गला काट रहा होता है, वैसे ही इसके पीछे से इसका जो मोस्ट पावरफुल फॉर्म है जोहाक्यूटन, वो अपीयर हो जाता है और तांजीरो को गला काटने से रोक लेता है। और यही इसकी मेन पावर है, क्योंकि ये जो हानटेंगु है वो कभी सामने से नहीं लड़ता, वो हमेशा अपने एवटार भेजता है पीछे से, और इसके सारे एवटार्स इसको बचा के रखते हैं। और जब तक ये जिंदा है इसके सारे के सारे टाइप्स जिंदा हैं, और अगर इसके टाइप जिंदा है तो ये जिंदा है। और अगर तुम लोगों को इसको हराना है तो इसकी सारी की सारी फॉर्म्स को किसी ना किसी तरह से थका के तुम्हें इसका गला काटना होगा। जब तक तुम लोग इसका गला नहीं काट देते तब तक ये डीमन हारने नहीं वाला। तो बल यही एक रास्ता है इस डीमन को हराने का। सो आई होप कि तुम लोगों को अब पता चल गया होगा कि क्यों ये नंबर 4 पे लाया करता है। और जो अपर मून 5 है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर तुम्हें डीमन स्लेयर और एनिमी के ऊपर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं भी धीरे धीरे अब शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।